भूख प्यास न पूछे ज़ात। धुंध के बादल दौड़ दौड़कर सूरज को चारों तरफ से घेर रहे थे। दोपहर होने वाली थी, पर उनके छटने का आसरा नजर नहीं आ रहा था। ठंडी यख हवा के कारण स्कूल के बहुत से नयाने अब भी ठुठुर कर रहे थे। तफरीह से पहले घंटी बजती सुन के सब हक्का बक्का रह गए। किसी ने कुछ अंदाज़ा लगाया, किसी ने कुछ। मेरे जी में आया कि मोहनलाल ज़रूर अपनी डाक थैली में कोई ऐसी खबर लाया होगा जिसकी वजह से बेवक्त घंटी बजी है। पांचों ही जमातों के शागिर्द कतारें बना के बैठ गए, जैसे सुबह की प्रार्थना सभा हो। हेडमास्टर चेतराम शर्मा हमसे मुखातिब हुए। बड़े अफसोस से बता रहा हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी कल ताशकंद में हिंद पाक समझौते के कुछ देर बाद गुजर गए हैं। शागिर्दों और उस्तादों के चेहरों पे इस खबर ने जैसे ठंडी धुंध की जगह एक और परत चढ़ा दी हो। वो बेहरकत खड़े बुत लग रहे थे। हेडमास्टर जी बताने लगे, जैसा कि तुम लोगों को पता ही है, शास्त्री जी बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे। वो 1 साल के थे कि उनके पिताजी पूरे हो गए। वाराणसी पढ़ने के लिए जाने लगे तो उनको कई बार गंगा नदी तैर के जाना पड़ता था, क्योंकि उनके पास कश्ती के जरिए दूसरे किनारे पर जाने के लिए भाड़ा नहीं होता था। वो बहुत गंभीर और सख्त मेहनती स्वभाव के शागिर्द थे। उन्होंने चढ़ती जवानी में देश की आज़ादी में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। अहिंसा में यकीन रखने और सादा जिंदगी गुजारने वाले इंसान थे। वो कई महकमों के वजीर रहे। छोटे कद वाले शास्त्री जी को उनके बड़े कारनामों के सदके हमेशा याद रखा जाएगा। अब मैं उनका दिया हुआ नारा 3 बार लगाऊंगा। तुम लोग पीछे पीछे जोश से बोलना। जय जवान जय किसान, श्री लाल बहादुर शास्त्री अमर रहें। हाजिर शागिर्दों, एक मास्टर और बहन जी ने एक आवाज़ में ऊंचे ऊंचे नारे लगाते हुए अपने दाहिने हाथों की मुट्ठियां हवा में उछाली। फिर हेडमास्टर जी ने सलाहनुमा हुक्म दिया, अब हम 2 मिनट खामोशी रखेंगे। सारे जने सर झुका के चुपचाप खड़े थे। खामोशी का पहरा फैला हुआ था। मास्टर रामकिशन जी के विश्राम कहने के बाद हेडमास्टर शर्मा ने 2 दिन की छुट्टी का मरहूम प्रधानमंत्री के सोग में ऐलान किया। फिर स्कूल पल भर में खाली हो गया। शागिर्द झोले तख्तियां उठा के दौड़ते हुए यूं जा रहे थे जैसे जेल खाने से छूटे कैदी, जैसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के गुजरने पर हुई छुट्टी के वक्त खुशियां मनाते हुए दौड़े थे। खैर, मैं अकेला चलता रहा। शास्त्री के पास पैसे ना होने से कश्ती के जरिए नदी पार न कर सकने की हकीकत ने मुझे बेचैन और परेशान कर दिया। ख्याल आया, क्या हुआ जो साथ पढ़ते लड़के जात का ताना देते हैं? शास्त्री कौन सा ब्राह्मण था? क्या हुआ जो मेरे पास और कपड़े नहीं? मेरे साथ मेरा भाइया, मेरी माँ हैं। शास्त्री के पास तो वो भी नहीं थे। अगर शास्त्री अपनी करीबी दौरान मेहनत और अज़म से यहाँ तक पहुँच सकता है तो मुझे हिम्मत से पढ़ाई करनी चाहिए। घर की चौखट लांघते हुए मेरी सोचों की मालगाड़ी जहाँ की तहाँ रुक गई। 2-3 दिन पहले मिलने आई हुई मेरी कर्मी बुआ रो रही थी। उसकी लाल हुई आंखों से लगता था कि वो देर से आंसू बहा रही होगी। मेरी माँ और दादी उसके पास बैठी थी। बुआ दुपट्टे से आंखें पोंछते हुए बोली, रब वो दिन किसी बैरी दुश्मन को ना दिखाए। मामा के सामने उसके सरवान जैसे पूत मार दिए और धियों बहनों की दूधियां काट डाली। लोगों ने अपने हाथों से बेटियों को काट के कुओं में डाला, बहुतियों को जहर दे दिया। बुआ ने फिर आंखें पोंछी और बताने लगी, हमारे काफले के कई बंदे रस्ते में मर खप गए। वहां के देखे ढेर जब रात को आंखों के आगे आते हैं तो अब भी नींद नहीं आती। जो कुछ कभी दिल में सोचा भी नहीं था, ना बंटवारा होता, ना लोगों की ऐसी दुरूशा होती। बुआ की बातें सुनते हुए मेरी माँ ज़ारो ज़ार रोने लगी और मेरी सिसकियाँ निकल गईं। मुझे लगा कि बुआ के मन पर लगे जख्म अभी भरे नहीं। ये दुख उसे जब भी याद आता है वो फूट पड़ती है। माँ ने मुझे अपने कलावे में लेके और बुआ को दिलासा देते हुए कहा, बीबी, किसी के बस की बात नहीं। जो किस्मत में लिखा हो वो होके रहता है। जब आती है यही दुखड़ा लेके बैठ जाती है। तू शुक्र मना कि तेरा सारा टब्बर सही सलामत पहुंच गया। दादी ने अपनी चुप तोड़ी। मैं रोती हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया। अपने घर राजी खुशी रहें, लोगों को चैन से बसने दें। एक दूसरे से बदला लेते हैं लड़ाई छेड़ के।
پتہ نہیں کتنی ماؤں کے پوت اس جنگ کی بلی چڑھے ہوں گے۔ میں دن رات دعائیں کرتی رہی کہ میرا بھائی بھتیجا سکھ چین سے گھر لوٹ آئیں۔ رب کا شکر ہے کہ لڑائی بند ہو گئی۔ بوا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہتا پانی پتہ نہیں کہاں سے آئے جا رہا تھا۔ اس کی بھاری ہوئی زبان کے کارن میرا من ایک بار پھر بھر آیا۔ اس دوران بھائی نے تھوڑا نیچا ہو کے دالان کا دروازہ لانگتے ہوئے آٹے کا بورا دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے زمین پر رکھا جو راشن کارڈ پر بھوگپور سے ملا تھا۔ اس نے لسی غٹا غٹ چڑھانے کے بعد خالی گلاس ماں کو پکڑاتے ہوئے کہا، مر جانا ہے دنیا نے لڑ بھڑ کے، کچھ حملوں میں مر گئے، کچھ پلیگ سے مر گئے، کچھ اس لڑائی میں مر گئے، اور بچے کھچے پر سال پڑے سوکھے کے کارن بھوکے مر جائیں گے۔ کنوؤں کے تلے سوکھ گئے ہیں، فصلوں نے جھاڑ کیا دینا ہے۔ گھر بیٹھے میری نگاہیں نبی آرائیں کے آم والے کنویں کے اندر گئی، جس کے نتھرے پانی اور گول چک کے اوپر کی الگ اور چوڑی چنائی دکھائی دینے لگی۔ پتلے پانی کے اندر باہر کچھ سوکھی ٹہنیاں کسی آدمی کے پنجر جیسی لگتی تھی، جو سیکنڈ بھر میں میرے من میں ابھری نبی کی یاد میں بدل گئیں۔ بھائی نے ہم سب کی طرف دیکھتے ہوئے پھر کہا، شہر اخباریں پڑھتے لوگ بتاتے تھے کہ حالات بنگال کے کال جیسے بنتے جا رہے ہیں۔ تب ٹبروں کے ٹبر مر گئے تھے، گھر کے گھر خالی ہو گئے تھے، لوگوں نے 10-10 کلو آٹے کے بدلے اپنے بچے بیچ دیے تھے اور لڑکیوں کا مول لگا دیا تھا۔ دھیاں بہنیں گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئیں، کئی شہروں میں دھندا کرنے لگی، کوئی پنجاب آ گئی۔ یہ بھائی بلبیر لنگڑا نہیں بنگالن لایا تھا۔ بھائی کی اگلی بات شاید مجھے سنائی نہیں دی تھی۔ میرے من کے شیشے پر بھائی رانی ابھری، تائی آتو کے کوٹھے کی چھت پر سے نیچے وہڑے میں اس سے باتیں کرتی ہوئی۔ وہ پکے رنگ اور گٹھے ہوئے گدر جسم والی اونچی لمبی جوان عورت تھی اور نئے سے نئے ڈھنگ کے کپڑے پہنتی، سرخی بندی لگاتی۔ جب وہ تھوڑے ہندی لہجے میں پنجابی بولتی یا ہنس ہنس کے بات کرتی تو اس کے سفید دانتوں کی موتیوں جیسی جڑی ہوئی قطار پھبتی۔ بھائی رانی کا میرے من سے عکس اس وقت غائب ہو گیا جب باہر کے دروازے سے مردانہ اور زنانہ آواز سنائی دی۔ میں نے باہر کو لپکتے وقت دیکھا کہ میری ماں، بوا اور دادی کے چہرے اڑے ہوئے تھے، جیسے گھر میں کوئی تازہ سوگی گھٹنا ہو گزری ہو۔ ماحول میں گہری خاموشی سے کوئی اوپرا بندہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ گھر میں کوئی جنا نہیں رہتا۔ بوا بائیں گھٹنے پہ بائیں کوہنی ٹکا کے سر کو ہاتھ کا سہارا دے کے بیٹھی، سچ مچ کوئی ساکت مورتی یا تصویر لگتی تھی۔ ترلے بھری آواز کانوں میں پھر پڑی۔ ایک جوان بندے نے بوٹیوں والی پگڑی کے ڈھیلے سے اکا دکا لپیٹے مارے ہوئے تھے، گلے میں سفید کرتا اور نیچے دھوتی باندھ رکھی تھی۔ اس کی گھر والی سوہنی چھریری اور لال چمک مارتا چہرہ۔ اس نے بہو رنگی ساڑی اور اوپر سے گرم شال کی بکل مار رکھی تھی، کمر کے گرد چاندی کی گہنا نما پیٹی بندھی تھی، ننگے ڈولوں اور باہوں اور گٹھوں میں چاندی کے موٹے گجرے، کڑے، چھلے اور کنگن پہنے تھے۔ اس کی گاچنی رنگ کی دیسی جوتیاں خوبصورت لگ رہی تھیں۔ ان دونوں نے ایک ایک بچہ اپنے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھتے دیکھتے میری ماں آئی۔ وہ دونوں جنے ترلے کرنے لگے، بی بی 2 روٹیاں دے دے یا آٹے کی 2 مٹھیاں دے دے، ہم اور یہ ہمارے بچے بھوکے ہیں، سوکھا پڑ رہا ہے، فصل نہیں ہو رہی، ہم مانگنے والے نہیں ہیں، بس 2 روٹیاں یا… اس اجنبی جوڑے کی منت زاری دیکھ کے مجھے ترس آ گیا۔ چھوٹے بچے نے اپنی ماں کی بکل میں سے ہماری طرف اوپری سی نظر ڈالی اور اپنی ماں کے کندھے سے سر ٹکا کے اس سے چمٹ گیا۔ ہمیں ماں بیٹے کو دالان میں گھستے دیکھ کے بھائی نے پہلے کی طرح بات پھر چلائی، دیکھو یہ زور آور کہتے کہلاتے راجپوت بھوک میں کیسی منتیں کرتے ہیں، ان کو ہمارے بیہڑے محلے کا پتہ بھی ہے، انہوں نے ہمیں کبھی پاس نہیں پھٹکنے دیا۔ جب ہم گنگا نگر کنک چھولے کاٹنے جاتے تھے، پانی پینے کو کہتے تو پہلے جات پوچھتے، اور اب ہمارے دروں پر مانگتے پھر رہے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا ہوئے کہ اب تمہاری اکڑ، ہنکار اور دبدبہ کہاں گیا؟ کہتے ہیں کہ بھوک مصیبت ویلے کسی نے اپنی ماں کے یار کو بھی باپ بنا لیا تھا۔ حکے کی 2 تیز تیز کش لینے کے بعد بھائی نے پھر کہا، ہماری بات سمجھنے کا کسی کے پاس ٹائم نہیں کہ جات پات کا سارا تانا بانا رب نے نہیں بندے نے اپنے فائدے واسطے گھڑ رکھا ہے۔ بھائی کی ان لگاتار باتوں کو گھر والوں نے غور سے سنا۔
पर भरवा हुनकारा किसी ने न भरा। माँ ने मेरी नई जन्मी बहन को दूध पिलाने और सोती हुई को चारपाई पर लिटाने के बाद कहा, बात यहाँ निबड़ती है कि लिखे हुए के आगे किसी का जोर नहीं। देखो, काल ने कईयों को राजा से रंक बना दिया। बुआ ने सर हिला के माँ के बोलों की हामी भरी और दादी माँ ने पैर जूती में डाल के हाथ में सोंटा पकड़ लिया। उनको औरों की चिंता है, अपनी नहीं। हम सदा फाके काटते हैं। हम पे किसी को दया नहीं आती कि बच्चे बिलखते हैं, मन मन अनाज दे दें, हिसाब बाद में होता रहेगा। मुश्किल वक्त में की हुई नेकी भला कोई भूलता है? कहवें रब का भाना, साला रब निरा जब। होवे तो हमारी फरियाद न सुने, ऐसे जालिम से दूर ही भले। भाई ने दिल की भड़ास निकालते हुए अपना दो टोक फैसला सुनाया। माँ को अचानक कुछ याद आ गया था। उसने अपने पास आने का इशारा किया। फिर उसने सिल्वर की बाल्टी की तरफ देखते हुए मुँह से कहा, मंत्रियों के हाथ से मैल की बाल्टी भर ला, इसकी तो बातें ख़त्म होने वाली नहीं। लबालब भरी बाल्टी लाते हुए जब एक हाथ से दूसरे में करने लगा तो उसके डोलने की वजह से मेरे दाएं पैर पर मैल गिर पड़ी। छोटे छोटे छाले अक्सर ही पड़ते रहते। मन अफसोस के गहरे पानियों में डूबता तैरता दुख मनाता। शर्मिंदगी का एहसास और तीखा और तेवर हो जाता जब हम जमात जट लड़के बेपरवाही से कभी सहज और कभी कड़वे फिक्रे कसते। मैल पी पी के तुम लोगों के रंग भी मैल जैसे हो गए हैं। मैल पीनी जात फिर भी हमारे आगे अकड़ती रहती है। इन जाड़ों में अच्छा दाव लगा होगा मांस खाने का। बहुत कट्टे बछेरे मरते हैं सूखी ठंड में, क्यों गुड? मैं झुंझुला गया। मन जल बल उठा, जैसे आलूओं की बेलें या छोटे नर्म पौधे ठंड से झुलस गए हों। जी में आता कि कहने वाले का सर माथा ईंट रोड़ा मार के फाड़ दूं और कहूं कि हमारी मजबूरी है, कोई शौक थोड़ा है। तुम लोगों को भूख का क्या दुख? तुम तो खा खा के फटने को फिर रहे हो और हमारे पेट पिचके जाते हैं लिस्से बैलों की तरह। दिल में ख्यालों की लड़ी स्कूल की रहट की टिंडों की तरह खत्म होने में नहीं आ रही थी। सोचता बस थोड़ी देर की बात रह गई पिंड में ज़ात के ताने सुनने और झेलने की। एक बार गेकनवाल के स्कूल में पढ़ने लगूं, फिर न कोई मैल पीने और मुर्दार जानवरों का मांस खाने के ताने देगा और न जलाने के लिए रस्तों पर से तिनके चुनते हुए देखेगा। जिस वक्त हेडमास्टर चेतराम शर्मा की बताई हुई शास्त्री की जिंदगी की हकीकतें याद आईं तो मेरा हौसला और बुलंद हो गया। जब भाई का बयान याद आया कि जहमत भूख प्यास न पूछे ज़ात, इसी कमी और थोड़ के कारण हमारे लोग सर झुका के रहते हैं। मैं तो चाहता हूँ कल हमारी औलाद अपने पैरों पर खड़ी हो, गर्दन अकड़ा के भरोसे से चले, 4 हाथ ज़मीन खरीदे या सरकार से लड़ भिड़ के ले। भाई की ख्वाहिशों पर खरा उतरने के लिए मैं लगातार मछली की तरह तड़पा करता। मुझे लगता कि दिन ब दिन मेरा रास्ता रोशन होता जा रहा है, जिसके सदके मन ही मन में अंबर से तारे तोड़ने के मंसूबे बनाता न थकता।